जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज के सेशन में देखेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है। तो वह बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्म के कथा के विषय में वह है जातक। बौद्ध साहित्य कौन सा है? जातक, जो बुद्ध के अलग अलग जन्म की कथा के बारे में बताता है। त्रिपिटक धर्म क्या है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक क्या है? बौद्ध का धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है बौद्ध का धर्म ग्रंथ है, जिसमें 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधाम पिटक। त्रिपिटक 3 धर्म ग्रंथ है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधाम पिटक। अगला है, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। भारत में सबसे प्राचीन विहार पूछेगा नालंदा। अगला, बुद्ध के मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप। बुद्ध की मृत्यु के बाद उसका प्रथम बौद्ध संगीति आयोजन हुआ, उसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। बुद्ध के मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया? महाकश्यप। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित किया गया था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया? राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता राजगृह में, और इसका अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने। अष्टांगिक मार्ग का संकल्पना अंग है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है किसका? धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। अगला, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद के रूप में है? मिलिंद पन्हो में राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन। मिलिंद पन्हो में राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद उसको दर्शाया गया है। अगला, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्मपाणि। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, मतलब कर्म और पुनर्जन्म दोनों सही है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित किया गया? कनिष्क चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय में, कश्मीर के कुंडल वन में। चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में, उस समय शासक था कनिष्क। तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ प्रतीक दिया गया है। बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ प्रतीक देखते हैं हम लोग। जैसे हाथी जो है बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। गौतम बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक क्या है? हाथी। गौतम बुद्ध में गर्भ में आने का प्रतीक हाथी। अगला है, जन्म का प्रतीक है कमल। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल। जन्म का प्रतीक कमल। यौवन का प्रतीक है सांड। यौवन का प्रतीक सांड। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। अगला है, ज्ञान का प्रतीक माना गया है पीपल वृक्ष, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। ज्ञान का प्रतीक किसे माना गया है? पीपल के वृक्ष को, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। अगला है, समृद्धि का प्रतीक शेर को माना गया है। समृद्धि का प्रतीक शेर को। अगला, निर्वाण का प्रतीक पदचिन्ह। और मृत्यु का प्रतीक स्तूप। मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप। फिर से एक बार देखते हैं,
हाथी जो है बुध के गर्भ में आने का प्रतीक। कमल क्या है? जन्म का प्रतीक। सार है यौवन का प्रतीक। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक। पीपल ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक। शेर समृद्धि का प्रतीक। पदचिन्ह उसका निर्वाण का प्रतीक। और स्तूप क्या है? तो स्तूप जो है मृत्यु का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध का गुरु था अलार कलाम। गौतम बुद्ध का गुरु अलार कलाम। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम। अगला है, बुद्ध ने वैराग्य भावना किन 4 दृश्य के कारण बलवती हुई? बुद्ध में, गौतम बुद्ध में वैराग्य की भावना हुआ था, किसके कारण? तो बूढ़ा व्यक्ति, शरीर, लाश और सन्यासी। गौतम बुद्ध जब महल से बाहर निकले तो उसने देखा था बूढ़ा व्यक्ति, एक रोगी, एक मरा हुआ लाश और सन्यासी। इसको देख के गौतम बुद्ध में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गया। अगला है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया है श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची में। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश के सांची में। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची में। अगला, किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? धर्मपाल। बौद्धों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था धर्मपाल। और पूछेगा अगर नालंदा विश्वविद्यालय के तो कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय के कुमारगुप्त प्रथम और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संहिता को संरक्षण प्राप्त किया गया? अशोक। तृतीय बौद्ध संहिता का संरक्षण मिला था किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। तीसरा बौद्ध संहिता को संरक्षण दिया कौन? अशोक ने। अगला है, बौद्ध ग्रंथ पिटक, पिटक की रचना किस भाषा में किया गया है? बौद्ध ग्रंथ जो पिटक है किस भाषा में? पाली भाषा। त्रिपिटक में शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, 3 पिटक आते हैं। पिटक की रचना जो है पाली भाषा में किया गया। बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना पाली भाषा में किया गया। अगला है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसका अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र में। एकमात्र बौद्ध चौथा बौद्ध संगीति हुआ था कश्मीर में, जिसमें अध्यक्ष भी थे और उपाध्यक्ष भी थे। अध्यक्षता किया था वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। कश्मीर के समय में हुआ था चौथा बौद्ध संगीति। चौथा बौद्ध संगीति कश्मीर में कनिष्क के समय हुआ था। चौथा बौद्ध संगीति कश्मीर में कनिष्क के समय हुआ था, जिसका अध्यक्षता किया था कौन? वसुमित्र। और इसका उपाध्यक्ष था अश्वघोष। अगला है, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ, मंदिर और स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। मठ, मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अगला है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए हैं? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश जो है बिंबिसार, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के समय में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश दिए हैं सारनाथ में। गौतम बुद्ध पहला उपदेश सारनाथ में। और अगर पूछे गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, तो सर्वाधिक उपदेश दिया है श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी, जिसे जो गौतम बुद्ध की मौसी थी, ये बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी। बोधगया, बोधगया कहाँ है? बिहार में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था कहाँ? बोधगया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। वो बोधगया कहाँ है? बिहार में। अगला है, जातक। जातक किसका ग्रंथ है? जातक है बौद्ध का ग्रंथ। जातक बौद्धों का ग्रंथ है। जातक बौद्धों का ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी दिया गया है। अगला, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। पूछ रहा है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोधगया में। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था बोधगया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में।
गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। वह उपदेश क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। उसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन गौतम बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में दिया, उसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। अगला, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्ग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो बौद्ध धर्म ने समाज में महिला और शूद्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। बौद्ध धर्म ने समाज के महिला और शूद्र वर्ग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। अगला है, बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। और गृह त्याग की घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। गृह त्याग को कहा जाता है बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण। अगला है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया गया? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कपिलवस्तु में किया गया था। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया गया? कपिलवस्तु में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कपिलवस्तु में किया गया। सर्वप्रथम शून्यवाद, जिसे शून्यता का सिद्धांत कहा जाता है, का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। सबसे पहले शून्यवाद का प्रतिपादन, जिसे शून्यता का भी सिद्धांत कहा जाता है, प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन था? नागार्जुन। पूछेगा सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन थे। अगला, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था अशोक के समय में। नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन किसके समय हुआ था? अशोक के समय। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए नेपाल भेजा था। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? अशोक के समय। सांची क्यों विख्यात है? सांची कहा है क्यों विख्यात है? तो सांची में क्या है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसीलिए सांची विख्यात है। सांची क्यों विख्यात है? तो सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। अगला, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है पाली भाषा का। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए सबसे अधिक किस भाषा का प्रयोग किया गया है? पाली भाषा का। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। कहाँ है? वैशाली में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में। अगला, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो बता दिए हैं, गौतम बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण उसके गृह त्याग को बताया गया। बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ है कोलीय वंश की थी। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की थी? कोलीय वंश। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की थी? कोलीय वंश की थी। अगला है, किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक के अभिलेख में सूचना मिलता है कि गौतम बुद्ध का ही नाम है शाक्य मुनि, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, किसके अभिलेख में लिखा गया है? अशोक के अभिलेख में। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमनदेही अभिलेख से सूचना मिलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो अशोक का एक अभिलेख है रुमनदेही अभिलेख। अशोक का अभिलेख कौन है? रुमनदेही अभिलेख। इसी में सूचना दिया गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर में छूट प्रदान करने की घोषणा भी किया गया था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ? लुम्बिनी में हुआ था। इसका उल्लेख किया गया है अशोक के रुमनदेही अभिलेख में। इसी कारण गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसके कारण लुम्बिनी को कर में छूट प्रदान किया गया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? धर्म चक्र परिवर्तन मतलब महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया।
इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का जब ज्ञान प्राप्ति हो गया तो सबसे पहले उन्होंने उपदेश दिया था अपने 5 ब्राह्मण सन्यासी को। इसी उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। कहाँ हुआ था ये? तो सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ? श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। अगला है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म जो है ज्ञात्रिक क्षत्रिय गोत्र है उसमें हुआ था। महावीर का जन्म ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। महावीर के माता का नाम त्रिशला थी। महावीर के माता का नाम क्या थी? त्रिशला। और पिता का महावीर का बचपन का नाम वर्धमान। महावीर का जन्म जो है ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। उसके माता का नाम त्रिशला और महावीर का बचपन का नाम वर्धमान। महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर का मृत्यु कहाँ हुआ? महावीर का मृत्यु हुआ था पावापुरी में। महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में। महावीर स्वामी का मृत्यु पावापुरी में हुआ था। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। अगला, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? जैन परंपरा के अनुसार महावीर 24वां तीर्थंकर था। और जैनियों के पहला तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में टोटल कितना तीर्थंकर है? 24। और 24वां तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर था ऋषभदेव। अगला है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन दर्शन में कहा गया है कि सृष्टि की रचना और पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसके कारण हुआ है? सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। अगला, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। जैन धर्म में बाद में क्या हुआ? विभाजन हो गया 2 भाग में, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म 2 भाग में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर, जिसमें श्वेतांबर का जो संस्थापक कौन था? स्थूलभद्र। श्वेतांबर का संस्थापक स्थूलभद्र और दिगंबर का संस्थापक कौन था? भद्रबाहु। जैन धर्म के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। अगला है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन तीर्थंकर कौन? पार्श्वनाथ। उसने जैन धर्म में 4 महाव्रत दिया था। जैन धर्म में 4 महाव्रत दिया था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में 4 महाव्रत दिया था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। इसमें महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य, जो कि 5वां महाव्रत है, कौन सा? ब्रह्मचर्य, उसको जोड़ दिया। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य किसे माना जाता है? जमाली को। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य किसे माना गया है? जमाली को, जो महावीर स्वामी का दामाद था। अगला है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? जैन धर्म। बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म, संघ। और जैन धर्म का त्रिरत्न है सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जैन धर्म का त्रिरत्न सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। अगला, दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने किया है? चालुक्य या सोलंकियों ने। दिलवारा में जैन मंदिर है, उसका निर्माण किया है कौन? चालुक्य या सोलंकी। स्यादवाद सिद्धांत है किसका? जैन धर्म का। स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म का है। दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने किया? चालुक्य, सोलंकियों ने। और स्यादवाद सिद्धांत किसका है? जैन धर्म का। स्यादवाद किसका सिद्धांत है? जैन धर्म का। अगला क्वेश्चन है, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है 14 पूर्व। सबसे पूर्वकालिक मतलब सबसे पहला जैन ग्रंथ कौन सा है? 14 पूर्व। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14 पूर्व। जैन साहित्य को कहा जाता है क्या? आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है 14 पूर्व। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु। जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु। अनेकांतवाद किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का।
अनेकांतवाद किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। तो पूछेगा अनेकांतवाद किसका सिद्धांत है? जैन मत का। अगला है महान धार्मिक घटना महामस्तभिषेक। महामस्तभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए किया जाता है? तो जैन धर्म में एक परंपरा है महामस्तभिषेक की। महामस्तभिषेक जो है बाहुबली से संबंधित है और किसके लिए किया जाता है? बाहुबली के लिए। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्रा में। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। दूसरा जैन सभा का आयोजन हुआ था वल्लभी, जो कहाँ है? गुजरात में। जैन धर्म में टोटल 2 ही जैन सभा हुआ है, जिसमें प्रथम का आयोजन कहाँ हुआ है? पाटलिपुत्र में, और दूसरा जैन महासभा का आयोजन हुआ है गुजरात के वल्लभी में। अगला है जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में है? जैन साहित्य का संकलन जो है प्राकृत भाषा और अर्धमागधी लिपि में है। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में है? जैन साहित्य का संकलन जो है प्राकृत भाषा व अर्धमागधी लिपि में है। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहते थे? बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध संघ का प्रमुख बनना चाहते थे। कौन? देवदत्त। बुद्ध के जब गौतम बुद्ध जिंदा थे उसी समय में बौद्ध संघ का प्रमुख बनना चाहता था। कौन? देवदत्त। पूछा कौन बुद्ध का के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख किससे संबंधित? केवल वसुदेव से। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख जो है किससे संदर्भित है? केवल वसुदेव से। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख किससे? केवल वासुदेव। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान है? हिंद यूनानी का। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान है? हिंद यूनानी का। पूछेगा भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान है? हिंद यूनानी का। अगला है वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले किसने किया था? सातवतों ने। वसुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले किसने किया था? सातवतों ने। वसुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले किसने की? सातवत ने। अगला प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था कुमारगुप्त प्रथम ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया, जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। अगला है महाजनपद काल के बारे में हम लोग देखेंगे। महाजनपद काल में है कि पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को कहा गया है भोजक या ग्राम भोजक। पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक या ग्राम भोजक। पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक या ग्राम भोजक। अगला है उज्जैन का प्राचीन नाम। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। उज्जैन वर्तमान में नाम है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। उज्जैन को पहले अवंतिका के नाम से जाने जाते। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद। नंद वंश के संस्थापक थे कौन? महापद्म नंद। महापद्म नंद की हत्या किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने करके हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया गया था ईरानियों के द्वारा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा। याद रखिएगा प्राचीन भारत का पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा, और दूसरा आक्रमण हुआ था यूनानियों के द्वारा। अगला सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता? हर्यक वंश है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। और पूछ रहा है हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता है। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता है। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था? पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था उदयन ने, जो हर्यक वंश का ही शासक था। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु का पुत्र था कौन? उदयन। अजातशत्रु का पुत्र उदयन था। इसी ने गंगा और सोन नदी के संगम पे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुआ था बेबीलोन में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर का मृत्यु कहाँ हुआ था? बेबीलोन में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर का मृत्यु हो गया था बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस के सेनाओं ने
किस नदी के आमने सामने वाले तट पर पड़ाव ढाला था? झेलम नदी। सिकंदर नदी और पोरस, सिकंदर नदी और पोरस की सेना के बीच जो युद्ध हुआ था किस नदी के तट पे? झेलम नदी के तट पे। सिकंदर नदी और पोरस की सेना के बीच युद्ध हुआ था झेलम नदी के तट पे। अगला, किस प्रकार के मृदभांड या पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक है? उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड। किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड। अगला है, मगध का प्रथम राजधानी कौन सा था? गिरिब्रज। मगध का प्रथम राजधानी कौन सा था? गिरिब्रज, जिसे राजगिरी के नाम से भी जानते थे। मगध का प्रथम राजधानी कौन सा? गिरिब्रज, जिसे राजगिरी भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो किस शासक द्वारा सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन। उदयन किसका पुत्र था? अजातशत्रु का। अजातशत्रु उदयन जो है हर्यक वंश के थे। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। हर्यक वंश के शासक उदयन ने राजधानी कहाँ लाया था? पाटलिपुत्र। इससे पहले राजधानी हर्यक वंश का था कौन? जिसे राजगिरी कहते हैं। राजगिरी। 16 महाजनपद की सूची कहाँ है? अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपद का सूची कहाँ है? अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर क्या है? तो अंगुत्तर बौद्ध का ग्रंथ है। अंगुत्तर बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। एक जैन ग्रंथ भी है भगवती सूत्र, उसमें भी 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। तो पूछेगा 16 महाजनपद के बारे में कहाँ बताया गया है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है कौन सा? भगवती सूत्र। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो मगध का राजा था घनानंद। घनानंद नंद वंश का शासक था जो सिकंदर महान के समकालीन था। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? 6ठी सदी ईसा पूर्व में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है किस सदी में हुआ? 6ठी सदी ईसा पूर्व में। अगला है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो उस समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासन था। जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो उस समय उत्तर भारत में किस वंश का शासन था? नंद वंश का। और नंद वंश का शासक कौन था? घनानंद। नंद वंश का शासक कौन था उस समय जिस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था? घनानंद। पूछेगा नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद। अगला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। प्रारंभ में भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन सा था? मगध। 6ठी सदी ईसा पूर्व में भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा राज्य था? मगध। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। घनानंद की हत्या किया था चंद्रगुप्त मौर्य और उसने मौर्य वंश की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में सिक्का मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में। भारत में सिक्का या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ है? तो 600 ईसा पूर्व में। अगला, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदा गया। कहाँ? कलिंग में। नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदा गया था। कहाँ? कलिंग में। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा के कलिंग में नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदा गया था, याद रखिएगा। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर कहाँ खोदा गया? कलिंग में। पहला ईरानी शासक, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? ईरानी। तो पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था कौन? डेरियस। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था कौन था? वो डेरियस। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, डेरियस। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। मगध का कौन सा शासक था? अजातशत्रु। हर्यक वंश का शासक था। अजातशत्रु ने अपने गद्दी पाने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या किया। बाद में अजातशत्रु की हत्या इसका पुत्र उदयन ने किया था, याद रखिएगा। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या बिंबिसार का किया था। बाद में उदयन अजातशत्रु का पुत्र था जो अजातशत्रु का हत्या किया था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? शिशुनाग। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? शिशुनाग। शिशुनाग किस वंश का संस्थापक था? अगर पूछेगा
तो शिशुनाग जो है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया। कौन सा बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख बता दिए हैं? अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। अगला है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र कौन सा है? वैशाली। विश्व का पहला गणतंत्र कौन सा है? वैशाली। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवियों द्वारा। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? प्राचीन श्रावस्ती जो है उसका नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। श्रावस्ती का नगर विन्यास किस प्रकार का है? तो अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? वृहद्रथ। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक पूछेगा वृहद्रथ। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? वृहद्रथ। कली ग्रंथ में गांव के मुखिया को कहा गया है? भोजक। कली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक। गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक। अगला, गृहपति का अर्थ क्या है? धनी व्यक्ति। गृहपति, गृहपति का अर्थ मतलब कि धनी व्यक्ति। गृहपति का अर्थ क्या है? धनी व्यक्ति। अगला हमारा है जैन संगति के बारे में दिया गया है और बौद्ध संगति, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। जैन संगति टोटल कितना है? 2 जैन संगति। टोटल कितना? 2 जैन संगति। पहला जैन संगति हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, कहाँ? पाटलिपुत्रा में। पहला जैन संगति हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, पाटलिपुत्र में। और दूसरा जैन संगति हुआ था 512 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में। टोटल 2 जैन संगति हुआ है। पहला चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में, दूसरा 512 में ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में। पहला जैन संगति की अध्यक्षता किया था कौन? स्थूलभद्र। पहला जैन संगति का स्थापना किया था, अध्यक्षता किया था स्थूलभद्र, और दूसरा का अध्यक्षता किया था देवाधी क्षमा शर्मन ने। टोटल 2 जैन संगति हुआ। पहला हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। अध्यक्षता किसने किया था? स्थूलभद्र ने। पहला जैन संगति चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में हुआ था, अध्यक्षता किया था स्थूलभद्र। दूसरा जैन संगति हुआ था 512 ईस्वी में। दूसरा जैन संगति 512 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में, इसका अध्यक्षता किया था देवाधी क्षमा शर्मन। और टोटल 4 बौद्ध संगति हुआ है। टोटल 4 बौद्ध संगति ऐसे याद रखिए, 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व और प्रथम सदी। टोटल 4 बौद्ध संगति हुआ, 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व और प्रथम सदी में। पहला का शासक अजातशत्रु, उसके बाद दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। ऐसे याद रखिएगा, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। 4 बौद्ध संगति हुआ, 483, 383, 251 और प्रथम सदी में। शासक पूछेगा अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। अगला है तो बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ था? पहला हुआ था राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर के कुंडलवन में। 4 बौद्ध संगति कहाँ? पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कश्मीर का कुंडलवन। चारों का अध्यक्ष दिया गया है। पहला का अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरा सावकमीर, सर्वकामनी लिखा हुआ है, कहीं कहीं सावकमीर भी लिखा रहता है। तो दूसरा का अध्यक्षता किया था सावकमीर। पहला महाकश्यप, सावकमीर, सर्वकामनी, तीसरा मोगलीपुत्तिस, चौथा वसुमित्र। एकमात्र चौथा बौद्ध संगति था जिसमें अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष भी था। तो इसका उपाध्यक्ष था कौन? अश्वघोष। याद रखिएगा, इसका उपाध्यक्ष था कौन? अश्वघोष। चौथा बौद्ध संगति का एकमात्र चौथा बौद्ध संगति हुआ है जिसमें अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष था कौन? अश्वघोष। फिर से एक बार देखिए, 4 बौद्ध संगति, 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व, प्रथम सदी में। शासक अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। कहाँ हुआ था? राजगृह में पहला, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कश्मीर के कुंडलवन। 4 अध्यक्ष महाकश्यप, सर्वकामनी, मोगलीपुत्तिस, वसुमित्र और चौथा का एकमात्र उपाध्यक्ष है कौन? अश्वघोष। यहाँ पे दिया गया कि महाजनपद काल दिया गया। टोटल कितना महाजनपद था उस समय? 14 महाजनपद। टोटल 14 महाजनपद था। हम लोग देखते हैं एक मगध मेन इसका इम्पोर्टेंट है महाजनपद और उसका राजधानी के बारे में। तो सबसे पहला महाजनपद है कौन सा? मगध। मगध कहाँ? मगध जो है, मगध का राजधानी कहाँ था? मगध का राजधानी है राजगृह में। मगध का राजधानी कहाँ है? राजगृह में। मगध का राजधानी राजगृह। दूसरा अंग, अंग के राजधानी चंपा, अंग के राजधानी चंपा जो कहाँ है? भागलपुर में।
तीसरा है काशी, काशी का राजधानी बनारस या वाराणसी, काशी का राजधानी कहाँ है, बनारस या वाराणसी। चौथा महाजनपद वज्जी, वज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला, वज्जी की राजधानी है वैशाली, विदेह या मिथिला। पाँचवा है कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। चेदी का राजधानी कहाँ हो जाएगा, शक्तिमती, चेदी का राजधानी शक्तिमती। अगला है मल, मल की राजधानी कुशीनगर, मल की राजधानी कुशीनगर, मल की राजधानी कुशीनगर। अगला है अस्मक, अस्मक की राजधानी पोतन या पोटली या पोदन ही लिखा जाता है, अस्मक की राजधानी कहीं पोटली लिखा जाता है कहीं पोतन लिखा रहता है। वत्स की राजधानी क्या है, कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। पांचाल की राजधानी अहिछत्र एवं काम्पिल्य, पंचाल की राजधानी, पंचाल का हो जाएगा क्या, अहिछत्र, पंचाल का राजधानी अहिछत्र एवं काम्पिल्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। अवंती का राजधानी हो जाएगा उज्जैनी और महिष्मती, अवंती का राजधानी क्या हो जाएगा, उज्जैनी एवं महिष्मती। गांधार का राजधानी तक्षशिला एवं पुष्कलावती, तो गांधार की राजधानी तक्षशिला। और सूरसेन की राजधानी मथुरा, सूरसेन के राजधानी मथुरा। कम्बोज की राजधानी राजपुर या हाटक, कम्बोज की राजधानी राजपुर या हाटक। टोटल 16 महाजनपद है, एक बार फिर से देखते हैं। मगध की राजधानी हो जाएगा कहाँ, मगध का राजधानी हो जाएगा राजगिरी या राजगीर। अंग की राजधानी चंपा, काशी का राजधानी वाराणसी, वज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह मिथिला। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, इंद्र का राजधानी कुरुप्रस्थ, चेदी का राजधानी शक्तिमती, मल का राजधानी कुशीनगर एवं पावा। अस्मक की राजधानी हो जाएगा, अस्मक का राजधानी पोदन या पोतन या पोटली। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, पांचाल की राजधानी अहिछत्र, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, अवंती की राजधानी उज्जैनी एवं महिष्मती। गांधार की राजधानी तक्षशिला, सूरसेन का राजधानी मथुरा और कम्बोज का राजधानी कहाँ हो जाएगा, हाटक, कम्बोज का राजधानी हाटक। इस साइड दिया गया है कि महाजनपद का कुछ विशेषता दिया गया है, जैसे दिया गया कि राजगिरी, राजगिरी के बारे में देखिए, राजगिरी को गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है, राजगिरी को गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है। चंबा यह आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिला में है। वाराणसी शिल्प व्यापार एवं समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, वाराणसी जो है शिल्प व्यापार एवं समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। वैशाली, विदेह और मिथिला जो है विश्व के प्राचीनतम गणराज्य का जन्मदाता माना जाता है, वैशाली को विश्व के प्राचीनतम गणराज्य का जन्मदाता। वज्जी का राजधानी वैशाली, वह जो है वज्जी 8 गणराज्य का एक संघ था, वज्जी जो है 8 गणराज्य का एक संघ था। आगे है कौशल की राजधानी श्रावस्ती, आधुनिक उत्तर प्रदेश के साकेत, अयोध्या और श्रावस्ती यहाँ पे है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ कहाँ है, इंद्रप्रस्थ दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। चेदी की राजधानी शक्तिमती, बुंदेलखंड और उसके आसपास का भाग। चेदी की राजधानी शक्तिमती कहाँ है, बुंदेलखंड और उसके आसपास का भाग। मल की राजधानी कुशीनगर जो है देवरिया गोरखपुर का क्षेत्र है। अस्मक की राजधानी जो पोटली है, ये पूछा जाता है। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है, अस्मक, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद याद रखिएगा अस्मक, अस्मक की राजधानी पौधन या पोटन है। अगला है वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी कहाँ है, उत्तर प्रदेश प्रयाग के आसपास का क्षेत्र। पंचाल की राजधानी अहिछत्र रुहेलखंड के पास है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, राजस्थान में एकमात्र महाजनपद कौन है, मत्स्य, राजस्थान में एकमात्र महाजनपद है कौन सा, मत्स्य, मत्स्य का राजधानी विराटनगर। अगला है अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैनी, मालवा के आसपास का क्षेत्र है। गांधार, गांधार की राजधानी कहाँ है, तक्षशिला, गांधार की राजधानी तक्षशिला या पुष्प कलावती बोलते हैं इसको। आधुनिक अफगानिस्तान का भाग है अभी ये। अगला है सूरसेन, सूरसेन की राजधानी मथुरा कहाँ है, मथुरा में। अगला है कम्बोज, कम्बोज की राजधानी राजपुर या हाटक। यह कम्बोज जो था श्रेष्ठ घोड़ा, मतलब अच्छा घोड़ा के लिए प्रसिद्ध था कम्बोज। ठीक है दोस्तों, तो आज के लेक्चर हम लोग इतना तक रखते हैं, आगे के में देखेंगे मौर्य काल के बारे में आगे देखेंगे।